माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और अगर ये संख्या परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर b का मान 0 नहीं होना चाहिए। a तथा b दोनों सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं है। अब सह अभाज्य पूर्णांक संख्याओं का मतलब क्या होता है? अर्थात a तथा b दोनों का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपने ये कहा है कि √5 को हम क्या लिख सकते हैं? a/b। इसके बाद का स्टेप होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ √5 का वर्ग करेंगे और इस तरफ हम लिखेंगे a² और बटे में b²। यहाँ आपने √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5a² और ये b² आपका भाग में है तो कहाँ चला जाएगा? गुणा में b²। इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ a² बराबर 5 गुणा b²। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 5 है वो a² का क्या है? गुणनखंड है। 5 a² का गुणनखंड है और गुणनखंड होता है तो भाग तो जाएगा ही। तो 5a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी, प्रमेय 1.3 से अगर 5 का भाग a² में जाता है तो फिर 5 का भाग a में भी जाएगा। 5a को भी विभाजित करेगा। इसके बाद में अगर 5 का भाग a में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 5a का गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब तक हम ये बात सिद्ध कर चुके हैं कि 5a का गुणनखंड है, लेकिन हम थोड़ी देर में ये प्रूव कर देंगे। इसे इक्वेशन नंबर मैं 1 मानता हूँ। थोड़ी देर में हम ये प्रूव कर देंगे कि 5 जो है वो b का भी गुणनखंड है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, माना a बराबर हम मानेंगे 5c। जितना अंडर में उतना ही मानना होता है। c क्या है? पूर्णांक। c पूर्णांक है। अब आपको a का मान जो 5c है वो समीकरण 1 में रखना है। तो ये लिखा मैंने 5c इसका स्क्वायर और बराबर हम लिखेंगे 5b²। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये c² और बराबर है 5b²। 5 से ये 25 कटेगा आपका 5 बार, तो b² बराबर कितना आएगा? 5 गुणा में c²। अब जिस प्रकार आपने 5 को a² का गुणनखंड बताकर और फिर यह प्रूव कर लिया कि 5a का गुणनखंड है, उसी प्रकार यहां पर अब आपको क्या करना है? 5b² का गुणनखंड है। यहां लिखेंगे 5b² का गुणनखंड है। तो बताइए कि 5b² को विभाजित करेगा
और प्रमेय से हम लिख सकते हैं, प्रमेय 1.3 से 5 जो है वो b को भी विभाजित करेगा। अतः अब 5 का भाग आपके b में जा रहा है, अतः 5 b का गुणनखंड है। अब आप यहाँ देखिए, ये लाइन क्या कह रही है कि 5 जो है वो a का गुणनखंड है, और यहाँ लिखा हुआ है कि 5 b का गुणनखंड है। इस क्वेश्चन के शुरुआत में हमने ये माना था कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया ना, तो मैं लिखूंगा अतः 5a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये जो 5 है वो a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब आपको लिखना है, इसलिए प्रारंभ में की गई परिकल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है पेपर का बी सेक्शन में, बी खंड में, वो आपको कंप्लीट मैंने करवा दिया है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो अभी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको एक दिया हुआ है बहुपद। बहुपद को हमेशा हम px से लिखते हैं, और बहुपद जो है वो है 2x² -x और -6। शून्यक निकालने के लिए हम px का मान कितना रखते हैं, 0। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2x² -x -6 बराबर 0। अब -x आना चाहिए घटाने पर, और गुणा करने पे देखिए माइनस का क्या आना चाहिए, 12। तो 2x² -4x और +3x और -6 बराबर 0। 4 और 3 को घटाने पे कितना आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, और गुणा करने पे 12 आ जाएगा। यहाँ से 2x आएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा x -4। यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो बचेगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, x -2 बराबर कितना, 0। अब यहाँ से आप देखिए कि x -2 कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x और +3 बराबर 0। x -2 को आपने अलग 0 किया, और 2x + 3 को आपने अलग 0 किया, x बराबर 2 आएगा, और यहाँ से x बराबर -3/2 आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर मिल गया 5। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या बड़ी और एक संख्या आपकी क्या है, छोटी है। मैंने लिखा, माना बड़ी संख्या, उसको मैंने क्या मान लिया, x, तथा छोटी संख्या को मैंने क्या मान लिया, y। सवाल खुद ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर मतलब घटा दो, कितना आएगा, 26। ये समीकरण नंबर 1 है। और जो एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, इसका मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से आप देखेंगे तो x का मान हमें रखना कहाँ है, 3y है ना, ये यहाँ पे रखा है x की जगह, -y बराबर कितना है, 26। तो 2y बराबर 26 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। अब यहाँ से अगर हम x निकालते हैं तो x बराबर हमारे पास क्या है, 3y है, तो x बराबर 3 और y का मान 13 है, तो x बराबर कितना आएगा, 13 3 39। ये आपको मिल गया है छठा क्वेश्चन। अब आपसे 7वें क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये फिर एक थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है
उसमें आपको इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें आपको एक रेखा बीच में इस प्रकार बनाई हुई है। यहाँ नाम लिखा हुआ है ए, यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है सी, फिर यहाँ लिखा हुआ है डी और यहाँ लिखा हुआ है ई। यहाँ x लिखा है, यहाँ x माइनस 2 है, ऊपर यहाँ पे x प्लस 2 लिखा है और यहाँ पे x माइनस 1 लिखा है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर डी ई रेखा, ये डी ई रेखा अगर समांतर है BC, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AD बटे में क्या लिखेंगे? BD। AD के बटे में क्या आ जाएगा? BD। और बराबर क्या आएगा? AE के बटे में क्या आएगा? CE। ये थेल्स प्रमेय की वजह से लिखते हैं ना हम लोग। अब इसे आगे हल करेंगे तो आपको ये देखना है कि AD का मान x है और उसके बाद में BD का मान x माइनस 2 है, AE का मान x प्लस 2 है और CE का मान x माइनस 1 है। यहाँ से हम वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा जब करेंगे तो x को x माइनस 1 से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए x को x माइनस 1 से, और बराबर में मैं लिखूंगा x माइनस 2 और x प्लस 2। इसके बाद देखिए बच्चों, इनको हम गुणा करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी से करेंगे तो ये आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स बराबर माइनस 4। तो x बराबर कितना आएगा? 4, क्योंकि माइनस से माइनस कट चुका है। अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ से इसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने कर लिए, तो हम बात करेंगे अभी 8 नंबर क्वेश्चन की। 8वां जो क्वेश्चन है पेपर का, उसमें ये दिया हुआ है कि एक बिंदु है x, 3 और दूसरा बिंदु है 5, 7। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 5 इकाई है। हम ये करेंगे काम कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो दूरी है वो दूरी सूत्र से हम दूरी निकालेंगे। तो दूरी का जब मैं सूत्र लगाऊंगा तो x में से हम 5 घटाएंगे और 3 में से 7 घटाएंगे और बराबर लिखेंगे 5। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ से माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और बराबर यहाँ वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। अभी x माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये 16 उस तरफ जाएगा तो 25 में से 16 घटेगा। इसके बाद में x माइनस 5 का होल स्क्वायर तो रहेगा नहीं, अब इस तरफ स्क्वायर को भेजेंगे तो 9 क्या आ जाएगा? अंडर रूट में, वो भी प्लस माइनस का। x माइनस 5 बराबर क्या मिला आपको? प्लस माइनस 3, और 5 को मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो 5 प्लस का है हो जाएगा। एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार आपको 3 घटाना है, तो इसका आंसर आएगा 8 और 2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देखते हैं। 9वां जो क्वेश्चन हमारा है उसमें ये लिखा हुआ है 10a बराबर, 10a बराबर दिया हुआ है 1। तो यहाँ से अगर मैं ऐसे निकालता हूँ, हम इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो हम एंगल निकाल कर सकते हैं, और एक हम यहाँ से इसमें से ट्राइंगल बना के और वैसे कर सकते हैं। तो अगर हम इसका ट्राइंगल बना के करते हैं तो क्या मैं 10a बराबर 1 लिखा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ लंब बटे आधार, मतलब भाग में भी 1 लिखो। इसके लिए अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो मैंने इस ट्राइंगल का यहाँ पे नाम लिखा A, B और C। अब इसके बाद में आपसे ये A कोण है तो कोण के लिए सामने की भुजा, इसको मैंने x लिखा तो आधार भी कितना होगा? समान, क्योंकि यहाँ देखिए लंब और आधार क्या है? सेम है। अब यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला? 2x स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या मिलेगा? अंडर रूट 2x। इसका मतलब इसका कर्ण रूट 2x है। यहाँ से हम साइन निकालेंगे तो साइन a बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो साइन लंब कितना है? कोण के सामने की भुजा x है, और भाग में अंडर रूट 2x। x से x कटा कितनी बार? 1 बटे अंडर रूट 2 बार। ऐसे ही मैं कोस निकालूंगा तो कोस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार भी इसका x है, कर्ण इसका अंडर रूट 2 है, तो ये कटा 1 बार, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 1 बटे अंडर रूट 2।
अब आपसे जो पूछा गया वो 2 साइन ए और कोस ए है। 2 लिखा, 1/√2 इसका वैल्यू है 1/√2 और इसका भी 1/, इसको हल करने पे आपको क्या मिलेगा 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 9। 10वां जो हमारा सवाल है उसमें ये कहा है कि 2 खंबे हैं, उनमें से एक की जो लंबाई है वो 20 है और दूसरे खंबे की लंबाई है वो 14 है। तो एक ज़्यादा बड़ा होगा और एक छोटा होगा। फिर ये कहा है कि इन दोनों खंभों के जो शीर्ष है वो तार से जुड़े हुए हैं। इनके शीर्ष कैसे जुड़े हुए हैं? तार से। चलो यहाँ तक मान लेना भाई ना, थोड़ा नीचे आ गया तो इतना ही मान लेना 14 सेंटीमीटर। फिर ये जो क्षैतिज रेखा के साथ कोण बना रहा है ना ये तार, ये 30 डिग्री है। आपसे मुझे बताओ ये 14 ही होगा इतना, तो ऊपर जो वो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। आपसे तार की लंबाई पूछी गई है तो यही तो है ना तार, इसको मैंने x नाम दे दिया। कोण के सामने की भुजा लंब है वो 90 के सामने है, इसका मतलब वो कर्ण है तो इसमें साइन लगेगा और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, लंब आपको कितना मिल रहा है 6 और आप कर्ण कितना है x। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है 6/x। x को 1 से गुणा करने पे x आएगा और 6 दूना कितना आएगा 12 मीटर है तो मीटर में आंसर आएगा। अब बहुत सिंपल सवाल था ये। उसके बाद में आपसे ये पूछा गया 11वें क्वेश्चन में कि 2 सेकेंद्रीय वृत्त हैं, एक वृत्त अगर ये है तो दूसरा वृत्त इस प्रकार होगा। सेकेंद्रीय वृत्त होंगे। सेकेंद्रीय वृत्तों का मतलब क्या होता है? सेकेंद्रीय वृत्तों का मतलब होता है कि दोनों जो वृत्त है उनका केंद्र एक जैसा है, एक ही है। छोटे वृत्त की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और बड़े की जो रेडियस है वो आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। आपसे उस जीवा की लंबाई पूछी गई है जो जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर OC, इसमें मैं लिखता हूं OC क्या है? त्रिज्या है और ये AB क्या है? स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा है और त्रिज्या है, इसका मतलब कोण OCB है ना ये 90 होगा। कैसे पता चला? ये जो आपकी 10.1 थ्योरम है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर क्या होती है? लंबवत होती है। अब आपको ये देखना है कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें BC स्क्वायर और OC स्क्वायर को जोड़ते हैं। ये हो गया आपका आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर जोड़ दिया तो कर्ण क्या आएगा? OB स्क्वायर। अब BC को मैंने BC लिखा लेकिन OC कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर और OB 5 है तो 5 का स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर निकालेंगे हम तो 25 और ये 3 का स्क्वायर 9 इस तरफ आ जाएगा तो BC बराबर कितना आएगा? 16 अंडर रूट में और कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। अब अगर आपका BC 4 है तो इस तरफ भी तो ये देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना 4, ये भी 4। तो अब अगर हम AB निकालते हैं तो AB में क्या आएगा? AC और प्लस आएगा BC और ये दोनों ही कितने हैं? AC और BC दोनों ही 4 4 है तो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें देखिए क्या है। 12वें क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों 12। इसमें आपको रेडियस दी हुई है 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर जो कोण है, जैसे मैं एक वृत्त बना ही देता हूं, ये केंद्र हुआ, केंद्र पर कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। फिर आपसे इसमें त्रिज्या खंड जो बना है उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो आप खुद ही बता दीजिए कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे में कितना होता है? 360। पाई का मान 22/7 होता है, r का मान 21 है तो 2 बार लिखूंगा, थीटा का मान 60 है, भाग में 360 आएगा। ये इसको 6 बार काटेगा, 7 से ये कितनी बार कटेगा? 7 ये 21, 3 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 22 11 बार कटेगा
और 21 और 11 को गुणा करने पे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर। बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल था ये। इसके बाद अगर हम 13वां क्वेश्चन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एक लंबवर्तीय बेलन का आधार, ये आपका लंबवर्तीय बेलन, और लंबवर्तीय बेलन का आधार आप खुद ही बता दीजिए कि बेलन का आधार आपको कैसा नजर आ रहा है। क्या वृत्त दिखाई दे रहा है आपको? तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा 154, और आपसे इसकी ऊंचाई दी गई है कितनी, एच का मान कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया आपसे, तो यहां से हम आर निकालेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 154, पाई का मान 22/7 है, 22 से ये 7 बार कटेगा तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 49। तो आर बराबर आपको क्या मिलेगा 7 सेंटीमीटर मिलेगा। आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा पूछा गया है, वक्र पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब इसमें 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और इसका 15, 7 से 7 कटा, 22 दूना 44 और गुणा में 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 कितना 66। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा क्या आ गया आंसर। ये हमारा 13वां क्वेश्चन था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 14 जो है वो देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, x और f दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और उसके बाद लिखा हुआ है 10। fi में लिखा है 8, 6, 12, 7, 5 और फिर 6। आपसे इसका माध्य पूछा गया है तो आपको f को गुणा करना पड़ेगा x से। 8 पंजे कितना होता है 40, 6 छिके होता है 36, 12 सत्ती होता है 84, 7 8 होता है 56, 9 पंजे होता है 45 और 10 को 6 से गुणा करने पे होता है 60। जब हम इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई को तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा आपका 30, और 30 और 14 कितना हो जाएगा 44। जब इनको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई को तो 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। हासिल कितना मिला 2, 2 और 4 कितना होगा 6, 6 और 3 कितना 9, 9 और 8 कितना होगा 17, 17 और 5 22, 22 और 10 कितना हो जाएगा 32। अब आपको इसमें x बार पूछा गया है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और भाग में सिग्मा एफ आई। जब हम यहाँ पर 321 और भाग में फिर लिखेंगे 44 तो आपको 44 का इसमें क्या करना है भाग, तो ये आपको अपने आप ही खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो देखिए। 15 में ये दिया हुआ है कि एक जो पासा है उस पे A B C D E और फिर A इस प्रकार से लिखे हुए। फिर ये कहा है कि A प्राप्त होने की प्रायिकता, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है A प्राप्त होना। अब आप ये बताइए A कितनी बार है 2 बार है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम और उसके भाग में आएगा कुल परिणाम। अब आप ये बताइए कि अनुकूल कितने हैं 2 और कुल कितने हैं 6, तो 1/3। सेकंड जो क्वेश्चन है वो लिखा है डी प्राप्त होना, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो आप अब ये बताइए कि डी इसमें कितनी बार आया था 1 बार, तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल कितने हैं 6। बच्चों मैंने अब तक आपको जो आपका खंड ब है जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब 2 खंड और बच गए जिसमें एक तो आपका स खंड है और एक आपका द खंड है। स और द खंड के वीडियो अलग से आएंगे। धन्यवाद बच्चों।